Hello dear friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So today we will be studying a very important topic and a confusing topic that all you get confused in, that is about plant physiology. तो आज अपन plant physiology का एक टॉपिक बहुत easy जो है और जो आप लोगों को टिपिकल लगता है ना, जो बिगिनर्स होते हैं या 11th-12th के जो बच्चे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए C3 साइकिल जो आपको कन्फ्यूजन लगता है ना कि क्या हो रहा है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल एंड CAM साइकिल, आज अपन ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखिए टुडेज टॉपिक है इसके बारे में प्लांट्स में, इसलिए इसको बोलते हैं C3 केल्विन साइकिल। ठीक है, और इसका नाम C3 है। C3 क्यों है? बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज जो पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर C3, यानी कि कार्बन एक कंपाउंड होगा, C3 कंपाउंड होगा। ओके, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होता है, क्या होता है भाई? PGA। ठीक है, PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बनती है अपना फर्स्ट कार्बन कंपाउंड के रूप में, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। केल्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसकी जो एक और बात जो आपको याद रखनी है, ये मोस्ट कॉमन पाथवे है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए जो कॉमन पाथवे है या फिर जो सबसे ज़्यादा जो होना ही होना है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ग्लूकोज बनाने का पेड़ों में। तो ये वो पाथवे है जो सभी पेड़ों में होना ही होना है एंड मोस्ट कॉमन पाथवे है ग्लूकोज सिंथेसिस का। एंड जो ग्लूकोज पेड़ों में बनता है, एज यू ऑल नो, इट विल बी योर स्टार्च। ठीक है, कि पेड़ जो है स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो मोस्ट कॉमन पाथवे है ग्लूकोज सिंथेसिस का। C3 साइकिल है क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो C3 कार्बन का एसिड होगा एंड केल्विन साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इट ऑकर्स इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स में ये होता है, ठीक है, और प्लांट्स में होता कहाँ है? इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में होता है। ठीक है, आपकी जो लीफ होती है, पेड़ों में जो लीफ होती है, लीफ के अंदर स्पेशल सेल है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। किसमें होता है ये? मेसोफिल सेल में होता है। और मेसोफिल सेल में भी जो ऑर्गेनेली है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, मेसोफिल सेल्स वो नाम है उनका, स्पेशल जो सेल्स उनमें होगा, एंड क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेली जहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो ये अपना है क्या? केल्विन साइकिल के बारे में। अब देखिए केल्विन साइकिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरी वर्ल्ड में जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम है दैट इज योर रुबिस्को इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, यानी कि C3 साइकिल में जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है, रुबिस्को इसका नाम है, ये पाया जाता है। अच्छा, रुबिस्को क्या है? रुबिस्को इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो रुबिस्को क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है, दिस एंजाइम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। तो रुबिस्को के पास प्रॉपर्टी होती है, रुबिस्को के पास हैज़ बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, इसके पास कार्बोक्सिलेशन की भी एंड ऑक्सीडेशन की भी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो रुबिस्को हैज बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टीज। व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? दिस लाइन मीन्स दैट रुबिस्को कैन कंबाइन विथ बोथ CO2 एंड बोथ O2 और CO2 दोनों से कंबाइन करके रिएक्शन कर सकता है ये रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसको याद रखना आपको, राइबोलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, राइबोलोज
बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन लिखी है ऑकर्स इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड मोस्ट कॉमन पाथवे, है ना, सभी प्लांट्स में होता है, सभी प्लांट्स में कॉमन पाथवे भी यही है, इसीलिए प्लांट्स ही सबसे ज़्यादा हमारी दुनिया में हैं और इसीलिए रुबिस्को एंजाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड दिस रुबिस्को एंजाइम इज कॉल्ड राइबोलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, कार्बोक्सिलेशन प्रॉपर्टी भी है, ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी भी है। इट मीन्स व्हाट यू कैन से इज रुबिस्को एंजाइम can combine this Rubisco enzyme. Okay, this Rubisco enzyme is written as this. This Rubisco enzyme can combine with both Rubisco enzyme can combine with both ऑक्सीजन एंड बोथ CO2। ओके, अगर ये CO2 से रुबिस्को अगर CO2 से कंबाइन करता है और रिएक्शन देता है देन दिस स्टेप इज कॉल्ड योर फोटोसिंथेसिस। दिस स्टेप इज कॉल्ड योर फोटोसिंथेसिस। अगर रुबिस्को CO2 से एक्शन कर रहा है तो अपना जो काम होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस, लेकिन अगर यही रुबिस्को O2 से रिएक्शन कर रहा है, O2 को ले रहा है एंड तो स्टेप करेगा दैट विल बी योर फोटो रेस्पिरेशन, दैट विल बी योर फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि रुबिस्को से अगर काम करेगा, CO2 से अगर एक्शन करता है तो इट इज कॉल्ड CO2 से बनेगा तो फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड C3 साइकिल। एंड इफ इट इज डूइंग द वर्क विथ O2 ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा देन इट इज योर C3 साइकिल, लेकिन अगर ये ऑक्सीजनेशन का काम करेगा देन इट विल बी योर कॉल्ड एज C2 साइकिल। C2 साइकिल बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। ठीक है क्या भैया? देखिए अब देखो, तो रुबिस्को प्लस CO2 होता है तो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा एंड द पाथवे इज कॉल्ड C3 पाथवे। एंड अगर रुबिस्को O2 के साथ रिएक्शन करता है देन द पाथवे विल बी कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन और द C2 साइकिल, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस इज द पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के बनने का पाथवे है ये। यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ग्लूकोज बनेगा। इसमें क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ओके, तो मैं ये इरेज कर देती हूँ और थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन जो है इनके बारे में आपको बात करनी है। ओके, तो देखो इस पूरे में मैंने आपको क्या क्या बताया है। अपन यहाँ पे C3 साइकिल शुरू कर रहे हैं, दैट इज अबाउट कैल्विन साइकिल। कैल्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए कॉल्ड कैल्विन साइकिल। एंड देन C3 इज बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेड इज कॉल्ड C3 कंपाउंड, दैट इज योर PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर ये मोस्ट कॉमन पाथवे है ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए। उसके बाद मैंने कहा कि C3 साइकिल मेसोफिल सेल्स में होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। रुबिस्को एंजाइम हैज बोथ द प्रॉपर्टीज फॉर कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर रुबिस्को एंजाइम CO2 से कंबाइन करता है देन इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस जो कि C3 साइकिल होगा, और अगर रुबिस्को एंजाइम O2 से कंबाइन करता है तो ये फोटो रेस्पिरेशन कहलाएगा और C2 साइकिल होगा, ठीक है। इतना अगर आपको हो गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे, ठीक है। अब चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो अभी अपन ने क्या देखा था? अपन ने अभी फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन देखा। तो चलिए पहले अपन फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, वो क्या होते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे जिसमें अपन एक साइड में लिखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वी विल बी राइटिंग एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ आर द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन C3 साइकिल। C3 साइकिल या फिर C3 साइकिल के C प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस का होगा व्हेन रुबिस्को जब शो करेगा, कौन सी, यहाँ पे आपको लाइन कर लेनी है, ठीक है ना। रुबिस्को जब शो करेगा कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी जब रुबिस्को शो करेगा तब आपका होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब रुबिस्को ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करेगा, है ना।
ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो करेगा, रूबिस को ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। यानी कि अपन इस बात को लिख सकते हैं कि RuBisCO प्लस CO2 होगा तो ये साइकिल चलेगा, लेकिन अगर RuBisCO हो तो चलेगा, प्लस O2 हो तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। दिस फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोडक्टफुल पाथवे, है ना, प्रोडक्टफुल पाथवे है, ये प्रोडक्टफुल पाथवे है। प्रोडक्टफुल पाथवे का मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा, या फिर बेनिफिशियल पाथवे बोल सकते हो आप इसको, है ना, ये फिर इसको आप बोलते हैं बेनिफिशियल पाथवे है, बेनिफिशियल पाथवे है ये, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ द मस्ट पाथवे, मस्ट पाथवे है ये, है ना, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च। इसमें क्या होगा, इसमें ग्लूकोज या फिर आप कह सकते हो स्टार्च जो है इज सिंथेसाइज्ड, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, यानी कि फूड बनेगा, सिंथेसाइज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये जो है फोटोसिंथेसिस को अपन प्रोडक्टफुल पाथवे कहते हैं, वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन को अपन वेस्टफुल पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टफुल पाथवे, वेस्टफुल पाथवे। दिस इज वेस्टफुल बिकॉज देयर इज नो जनरेशन ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च मॉलिक्यूल्स। इस पाथवे में कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कोई भी स्टार्च मॉलिक्यूल जनरेट नहीं होता, इसीलिए इसे अपन वेस्टफुल पाथवे कहते हैं। वेस्टफुल पाथवे है, क्यों है ये, बिकॉज नो जनरेशन ऑफ ग्लूकोज का या फिर स्टार्च का जनरेशन यहाँ नहीं होता है, कोई ग्लूकोज या कोई स्टार्च यहाँ नहीं बनता है, इसीलिए इसे अपन वेस्टफुल पाथवे कहते हैं। क्योंकि देखो मेन मकसद, मुद्दा पेड़ों का यही है कि यहाँ पे फूड बनाना है ना, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज द प्लांट्स। अगर प्लांट्स में स्टार्च नहीं बनेगा तो अपने पास भी कुछ नहीं है खाने के लिए, इसीलिए ये पाथवे में कोई स्टार्च, कोई फूड, ग्लूकोज नहीं बनता है, इसीलिए ये पाथवे क्या है, आपका वेस्टफुल पाथवे है, फोटो रेस्पिरेशन, ओके। एंड दिस इज योर फोटोसिंथेसिस, दैट इज योर productful pathway that will gain the formation of glucose and starch, but here no glucose and starch will be formed, okay। चलिए आगे बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे होगा कब, when CO2 concentration is more, ठीक है, when CO2 concentration is more and O2 concentration is less। तो ये पाथवे होगा कब, जब CO2 की कंसंट्रेशन मोर होगी एंड O2 की कंसंट्रेशन कम होगी एयर के अंदर, तभी तो जो आपके स्टोमेटा है उनके थ्रू CO2 अंदर जाएगी। लेकिन अगर एयर के अंदर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लिया, इस लाइन का मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो ये लाइन है इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए नो फूड इज ऑब्टेन्ड, कोई फूड यहाँ पे ऑब्टेन्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पाथवे के अंदर क्या होता है, जो ये लाइन है इसका रिवर्स लिखना है अपने को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कब होता है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन, ओके, CO2 कंसंट्रेशन इज लेस, जब CO2 की कंसंट्रेशन लेस होगी एंड O2 कंसंट्रेशन इज मोर, O2 कंसंट्रेशन इज मोर, तब जो पाथवे होगा तब आपका फोटो रेस्पिरेशन होगा। इट मीन्स जब हवा के अंदर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तब पेड़ क्या करेंगे, रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, CO2 को ना लेकर O2 को ले लेगा, एंड तब जो पाथवे होगा दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। एंड लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दीजिए, लेकिन अगर एयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड O2 की कंसंट्रेशन कम है, तब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस है, ये फोटो रेस्पिरेशन है। और देख लीजिए डिफरेंस क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, O2 इज इवॉल्व्ड, यहाँ पे O2 इवॉल्व होती है एंड O2 इज एज यू ऑल नो लाइफ गिविंग गैस, है ना, लाइफ गिविंग गैस है O2 जो यहाँ पे इवॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे CO2 इज इवॉल्व्ड, यहाँ पे CO2 इज इवॉल्व्ड, CO2 निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट सांस ले रहा है, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रेस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन O2 एंड गिविंग आउट CO2, सॉरी, ओके। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ये हो रहा है कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, O2 को ले रहे हैं एंड बदले में CO2 को दे रहे हैं। जैसे अपन सांस लेते हैं, अपन भी तो ऐसे ही करते हैं ना, सांस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 को अपन छोड़ते हैं नाक से और O2 को अपन लेते हैं नाक से। वैसे ही सेम भी पेड़ करते हैं, रात में, मोस्टली रात में ये काम करते हैं, क्योंकि रात में इनके पास
CO2 ये लोग रात में क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं और दिन में CO2 को लेते हैं, बिकॉज रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, रात में सनलाइट नहीं होती है और सनलाइट नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिकॉज दे कैन नॉट यूज द CO2 टेकन and hence they use the CO2 in the night for just evolution, not for the फिक्सेशन। ओके, फिक्सेशन मतलब CO2 को लेना और उसको यूज़ करना, लेकिन इवोल्यूशन का मतलब CO2 को देना। तो पेड़ रात को CO2 को देते हैं और दिन में पेड़ CO2 को लेते हैं। तो दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड रात में फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा देखिए, आप एक बात आपने सुनी होगी कि बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अपने कहते हैं ना घर में आसपास में कि बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या कोई बड़ा पेड़ है, हैवी पेड़ है, उसके नीचे रात में नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक जो है वो ये है कि रात में बड़े पेड़ों के नीचे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होती है ना, क्योंकि रात में पेड़ क्या कर रहे हैं, रात में पेड़ फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं एंड फोटो रेस्पिरेशन करने की वजह से उनके नीचे जो है O2 की कंसंट्रेशन ना होकर CO2 की कंसंट्रेशन है एंड पेड़ों के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन होने की वजह से रात में अगर आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो वहाँ के CO2 के में अंदर आप इनहेल नहीं कर पाओगे और इनहेल नहीं कर पाओगे तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अगर रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं या फिर आप ब्रीदिंग वीक हो तो आपकी डेथ हो सकती है ना। एंड इसीलिए ये कहा जाता है कि रात में बड़े पेड़ों के नीचे, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, उनके नीचे नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इन नाइट द प्लांट इज डूइंग फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ विच दे आर इवॉल्विंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हेंस द प्लांट इज गेटिंग concentrated with more amount of CO2 and the person sitting under the tree will be getting some respiratory problems because of CO2 concentration and hence they can die, and that is the reason that we are said that we should not sit under big trees in the night। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक यहाँ पे जो आप बोलते हैं ना माइट एंड जो ट्रूथ है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। छोटे भाई बहनों को अपने ज़रूर बताइएगा ये बात कि भाई बड़े पेड़ों के नीचे अपन क्यों नहीं बैठते हैं। साइंटिफिक रीज़न ये है, अपन घर में तो ये कहते हैं ना कि पेड़ों के नीचे भूत है ऐसा कुछ, बट क्या भूत होते हैं? एक्चुअली आई डोंट नो होते हैं या नहीं होते हैं, बट वी आर ऑन द साइंस टॉपिक दैट वाई इज दिस सेड दैट वी शुड नॉट सिट अंडर द ट्रीज। ओके, रात को बड़े पेड़ों के नीचे क्यों नहीं बैठते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे बात क्या देखी कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, फोटो रेस्पिरेशन रात में होता है। फोटोसिंथेसिस वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, पेड़ इसको कोई काम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस। इसके अलावा भी और डिफरेंसेस हैं जो मेरे पास यहाँ स्पेस ना होने की वजह से मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने आपको वर्बली बताए हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन मूव करते हैं अपन C3 साइकिल के अंदर, या फिर जो आपका जो साइकिल होता है जिससे किस प्रकार से देखो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ, मुझे याद आई अभी, फोटोसिंथेसिस होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे भाई, C3 साइकिल कहेंगे, लेकिन अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे भाई, C2 साइकिल कहेंगे। तो अब अपने को C3 साइकिल पढ़नी है कि किस प्रकार से प्लांट जो है रुबिस्को प्लस CO2 करते हैं, कार्बोक्सिलेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर ये जो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट होता है वो कैसे होता है, अब अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं अपन केल्विन साइकिल के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि अपन अब देखेंगे किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे अपन, जिसको अपन मेसोफिल सेल्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे कि ऑकर्स इन मेसोफिल सेल्स। कहाँ होता है भाई ये, मेसोफिल सेल्स में होता है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में होता है। नेक्स्ट आप लिखोगे इट इज़ अ स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, इट इज़ ए स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन का एक स्टेप है। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे ATP इज यूज्ड, ATP इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, दैट इज योर डार्क रिएक्शन। फोटो सिस्टम जो होता है, फोटो सिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब जब ATP एंड NADPH, या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड, बट व्हेन द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड और यूज्ड टू
form the glucose molecule or the starch molecule, then it is called dark reaction। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर रिवाइंड करिएगा, बैक करिएगा, वापस तो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इन्हें डाउट होगा तो अपन क्लियर कर देंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। C3 साइकिल अपन पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स में होता है, स्टेप है डार्क रिएक्शन का। और इसके बाद अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये अपन ने पहले बात की थी, एक बार फिर कर लेते हैं। रुबिस्को एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड, है ना, इन्वॉल्व्ड, ओके। एंड इसमें एक और बात आपको जो याद रखनी है वो है फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन का कंपाउंड होगा स्टेबल, जिसका नाम है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो अब मैं इसको साइकिल बना के आपको दिखा रही हूँ कि भाई कैसे एक्चुअल में होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ पे आपने एक मेसोफिल सेल ले ली है, ये है आपकी एक मेसोफिल सेल, कोई भी मेसोफिल सेल हो सकती है ये प्लांट की। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होना है, तो मोस्टली ये काम क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोल में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेसोफिल सेल्स में सबसे पहले जो है वो है आपका RUBISCO, ये एंजाइम है। कौन है ये भाई? रुबिस्को एंजाइम है। ठीक है, अब ये रुबिस्को एंजाइम क्या कर रहा है? CO2 को ले रहा है। देखिए यहाँ पे स्टोमाटा है, यहाँ पे क्या है? स्टोमाटा है। ठीक है, इस स्टोमाटा से होते हुए CO2 अंदर आएगा। ठीक है, इस स्टोमाटा से होते हुए थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं तो आके आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वापस से इसको ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अपन बनाते हैं एक स्टोमाटा। ये क्या है? इसका स्टोमाटा है। एंड एज यू ऑल नो स्टोमाटा एज द ओपनिंग ऑफ द लीफ through which the CO2 will enter, है ना। Gases exchange in the leaf takes place through stomata। So ये स्टोमाटा है, इस स्टोमाटा से एयर से, ठीक है, एयर से CO2 कहाँ है? ये एयर में है। तो इस एयर से CO2 इसके अंदर एंटर करता है और ये CO2 जो है, इस CO2 को काम में कौन लेता है? रुबिस्को एंजाइम लेता है। क्या काम में लेता है ये रुबिस्को एंजाइम? ये रुबिस्को एंजाइम RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसका फुल नाम होगा आपका राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट एंजाइम प्लस ये CO2 मॉलिक्यूल प्लस ये वाला जो CO2 मॉलिक्यूल था, ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP CO2 से मिलता है। एंड दिस RUBP इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों से मिलके बनेगा आपका 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज योर PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा भाई? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो लिख देते हैं अपन इसका नाम यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये बन गया है 3PGA। This is your first step in which the Rubisco enzyme will fix the CO2 in a stable compound called PGA. This is your stable compound. This is your stable compound. And the step number 1. Okay. Step number 1 that is known as CO2 fixation या फिर CO2 fixation या फिर आप बोल सकते हो आप कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, दिस स्टेप योर CO2 फिक्सेशन, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, जिसे अपन बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। ये सब फर्स्ट स्टेप किसका है भाई? ये फर्स्ट स्टेप है अपना कैल्विन साइकिल का। ये है अपना फर्स्ट स्टेप कैल्विन साइकिल का, जिसे अपन बोलते हैं CO2 फिक्सेशन स्टेप। एंड इन दिस स्टेप द CO2 इज फिक्स्ड into a stable product that is known as PGA with the help of Rubisco enzyme and the compound ribulose 1,5 bis phosphate। इतना समझ में आया है? देखो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, आपको आराम से धीरे धीरे समझनी है कि C3 प्लांट में C3 पाथवे के अंदर सबसे पहले CO2 को रुबिस्को एंजाइम RUBP से जोड़ देता है। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम RUBP से CO2 को जोड़ देता है और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA बनता है। 3 नहीं, सिर्फ PGA बनता है। ये PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद इस PGA से क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
Al का मतलब सिर्फ एल्डिहाइड है, ठीक है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना आई थिंक, चलो देखते हैं। चलिए अब आपको दिखाई देगा ये, देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो है ये बनेगा PgAl, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन गया एल्डिहाइड, कुछ भी नहीं है, आइसोमर हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, ओके। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपना होना है वो देखिए, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के बाद ये देखो यहाँ है ना, नेक्स्ट स्टेप फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के बाद ये बना लेगा ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बना लेगा ये? ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। ये भी 3 कार्बन का ही है, ये भी 3 कार्बन का, कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी तक 3 कार्बन का कंपाउंड चल रहा है अपना ट्रायोज फॉस्फेट। अब देखो ट्रायोज फॉस्फेट जो है, अब इस ट्रायोज फॉस्फेट से अगला स्टेप होगा, इस ट्रायोज फॉस्फेट से अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप क्या होगा कि ट्रायोज फॉस्फेट से 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है भाई? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 1 मिनट, तो देखिए ये जो ट्रायस फॉस्फेट है, इस ट्रायस फॉस्फेट से 2 चीज़ें होंगी। ये ट्रायस फॉस्फेट 3 कार्बन का है ना, तो ये 2 कार्बन तो अलग चले जाएंगे, ठीक है, और 1 कार्बन अलग चला जाएगा। और जो ये 1 कार्बन अलग जाएगा, यही 1 कार्बन फिर क्या किया जाएगा, इस 1 कार्बन से ही फिर फ्यूचर में ग्लूकोज बनेगा। ये 1 कार्बन आया है, फिर एक और CO2 आएगा तो एक और कार्बन आएगा, फिर एक और CO2 आएगा, एक और कार्बन आएगा। इस प्रकार 6 साइकिल होंगे। कितने साइकिल? 6 साइकिल होंगे, ठीक है, 6 साइकिल होंगे। और 6 साइकिल से यहाँ पर अपने पास कितने आ जाएंगे? 6 कार्बन आ जाएंगे। यहाँ पे 6 कार्बन आ जाएंगे। पहले से 1 आया, दूसरे से 2 आया, तीसरे से 3 आया, चौथे से 4 आया, 5वें से 5 आया और 6 से 6 कार्बन आ गए। और वो जो 6 कार्बन होंगे, वो 6 कार्बन यहाँ पे सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप जो अपना होगा रिडक्शन, सेकंड स्टेप जो होगा अपना रिडक्शन। ये जो ट्रायोस का टूटना है और टूट कर इससे रिडक्शन हो रहा है, और इस रिडक्शन से फिर ग्लूकोज बनेगा। फर्दर ग्लूकोज बनेगा कैसे? जिसको अपन C6H12O6 कहते हैं। यही ग्लूकोज फिर स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, है ना। ग्लूकोज जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। और ये ग्लूकोज C6H12O6 बन गया है 6 साइकिल के बाद। एक साइकिल में नहीं बनेगा, 6 साइकिल के बाद बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या देखा, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक बार थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। सेकंड स्टेप अपना रिडक्शन आ गया। फर्स्ट स्टेप अपना आया था CO2 फिक्सेशन, सेकंड स्टेप अपना आया है रिडक्शन। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब जो यहाँ पे 1 कार्बन था, इसका तो बन गया ग्लूकोज 6 साइकिल के बाद। लेकिन ये जो 2 कार्बन था, इसका क्या हुआ? ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड फिर फ्यूचर में जाकर वापस से RUBP बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? ये जो कार्बन का कंपाउंड है ये बना लेगा RUBP, दैट इज योर राइबोलोज 1,5 बस फॉस्फेट। और इसको बोलते हैं अपन स्टेप नंबर 3, इसको बोलते हैं अपन स्टेप नंबर 3, दैट इज योर रीजनरेशन ऑफ RUBP। देखो साइकिल है ये, और साइकिल में होना बहुत ज़रूरी है रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर वापस से साइकिल कैसे कंटिन्यू होगा, है ना। इसलिए थर्ड स्टेप इज योर रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं केल्विन साइकिल आपको समझा देती हूँ, ठीक है। बहुत इजी और आराम से समझाने की कोशिश करूँगी, आप भी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि अपन ने क्या इसमें देखा, ओके। देखिए सबसे पहले CO2 एंटर करता है स्टोमाटा से, स्टोमाटा से CO2 एंटर करते ही रुबिस्को एंजाइम उसको फिक्स करता है। उस CO2 को रुबिस्को एंजाइम पकड़ता है, रुबिस्को एंजाइम उस CO2 को RUBP से जोड़ देता है। तो RUBP और CO2 जुड़ जाएंगे, RUBP और CO2 जुड़ जाएंगे और बन जाएगा फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज योर PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये स्टेबल कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप को CO2 फिक्सेशन स्टेप कहते हैं। इस स्टेप को फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे CO2 को फिक्स किया जाएगा उसे CO2 फिक्सेशन स्टेप कहते हैं। यहाँ पे अपन ने CO2 को यूज़ कर लिया PGA बनाने के लिए। उसके बाद ये PGA कन्वर्ट हो जाएगा PGAl में।
ये PgA कन्वर्ट हो जाएगा PgAl में, ठीक है, PgAl में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। फिर ये फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रायोज फॉस्फेट भी 3 कार्बन का है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ट्रायोज फॉस्फेट जो है, ये ट्रायोज फॉस्फेट करेगा सेकंड स्टेप, दैट इज योर रिडक्शन। सेकंड स्टेप करेगा, दैट इज योर रिडक्शन करेगा। इस रिडक्शन में क्या होगा, ये ट्रायोज फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये स्प्लिट कर जाएगा, एक तो 2 कार्बन के कंपाउंड में, एक 1 कार्बन के कंपाउंड में। ट्रायोज फॉस्फेट स्प्लिटिंग हो गई इसकी, क्या हो गई इसकी स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर गया ये 2 कार्बन में और 1 कार्बन में। जो ये 1 कार्बन है ये फ्यूचर में जाके ग्लूकोज बना लेगा जब 6 साइकिल आ जाएंगी और 6 कार्बन आ जाएंगे तब, ठीक है। और यहाँ पे जो H&O है ना, ये H&O है, ये आपके वाटर से आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे, वाटर से आ जाएंगे, क्योंकि CO2 के साथ एंट्री ऑफ वाटर भी तो होगी, वस्कुलर बंडल्स से वाटर भी तो आ रहा है ना रूट से, तो वहाँ से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो जाएगा जो फर्दर स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर किया जाएगा। खाने के लिए ग्लूकोज यूज़ करेगा वो, लेकिन स्टोर करने के लिए वो स्टार्च का यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद 1 कार्बन का काम हो गया। अब ये जो 2 कार्बन बचे थे, ये 2 कार्बन थर्ड स्टेप करेंगे, दैट इज योर रीजनरेशन ऑफ RUBP। थर्ड स्टेप करेंगे, दैट इज योर रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो RUBP जो है इसका रीजनरेशन हो जाएगा, इसको फिर से बना लिया जाएगा और इसको फिर से बनाने का काम ही ये कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, रीजनरेशन ऑफ RUBP, दैट इज योर स्टेप नंबर 3। इस प्रकार से ये होता है कैल्विन साइकिल। इट ऑकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में हो रहा है। डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ATP यूज़ हो रही है। अब कैसे होते हैं वो मैं भी बताने वाली हूँ आपको, वेट कीजिए। यहाँ पे एंजाइम रुबिस्को आ रहा है एंड फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, इसलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल है, ठीक है। तो C3 साइकिल इसका नाम क्यों है, बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए C3 कंपाउंड, दैट इज योर PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे एनर्जी का यूज़ हो रहा है, कैसे एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो फिक्सेशन हो रहा है, इस फर्स्ट स्टेप में आपकी PgA से जब PgA जो फिक्सेशन हो रहा है तो इस फर्स्ट स्टेप में आपकी ATP यूज़ हो रही है भाई, ठीक है। यहाँ पे ATP यूज़ हो रही है और ADP निकल रही है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिडक्शन में भी एक ATP क्या हो रही है, एक ATP यूज़ हो रही है और प्लस एक NADPH भी यूज़ हो रही है, NADPH2 भी यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे निकल क्या रहा है, ADP और NADH निकल जा रहा है, ये निकल जा रहा है। यहाँ पे भी अपनी ATP यूज़ हो रही है और NADPH यूज़ हो रही है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है रीजनरेशन, इस थर्ड स्टेप में रीजनरेशन में भी फिर से एक ATP यूज़ हो रही है और एक NADPH2 भी यूज़ हो रहा है और ADP प्लस NADH निकल रहा है। यानी कि आपने क्या देखा, इस साइकिल के अंदर एनर्जी इवॉल्व है ना, इस साइकिल के अंदर एनर्जी इवॉल्व। अच्छा, ये मैं जो चीज़ है ना एनर्जी इवॉल्व वाली वो यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो एनर्जी यूज इन C3 साइकिल इज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं कि कैसे एनर्जी को कैलकुलेट अपन करेंगे, कैलकुलेशन कर रहे हैं एनर्जी का, ठीक है। तो आपने देखा 1 CO2 फिक्सेशन के लिए, यहाँ पे मैं फॉर लिख देती हूँ ना, फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, एक CO2 फिक्सेशन के लिए आपने देखा कि 3 ATP यूज़ हुई हैं, 3 ATP इज यूज्ड है ना, 3 ATP यूज़ हुई हैं, 3 ATP यूज़ हुई हैं, ओके। देखा होगा आपने 3 ATP, फर्स्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है ATP, फिर सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, 3 ATP यहाँ पे यूज़ हो रही हैं एंड 2 NADPH2 आर यूज्ड, 2 NADPH2 आर यूज्ड। यानी कि आप देख सकते हो एक कार्बन को जब हम फिक्स कर रहे हैं तो 3 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें तो फिक्स कितना करना है, हमें तो फिक्स करना है 6 कार्बन को, है ना, फॉर 6 CO2 फिक्सेशन, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है C6 बनाना है ना, ग्लूकोज C6। तो 6 साइकिल चलेंगे कैल्विन साइकिल के और 6 साइकिल के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। 6 साइकिल के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है, इसलिए हम लिख रहे हैं फॉर 6 CO2 फिक्सेशन। और 6 CO2 फिक्सेशन में जो यूज़ हो रही है वो देखो 3 × 6 तो ATP हो जाएगी आपकी, जो कि हो जाएगी 18 ATP है ना, एंड कितना है 2 × 6 Na,
6 यहाँ करिए आप, है ना, इसको ऐसे करिए आप, 6 × 6 × 3 × 2 यहाँ करिए ऐसे आप, क्योंकि 6 CO2 मॉलिक्यूल हैं 3 ATP एक के लिए, 6 CO2 मॉलिक्यूल हैं 3 मॉलिक्यूल एक के लिए, है ना, ऐसे। तो इसका कितना आ जाएगा 12, और आप अगर इसको सॉरी 12 ATP नहीं 12 NADPH आएगा यहाँ पे, NADPH2 आएगा। और टोटल आप देखेंगे तो टोटल कितनी 30, जो आप बोल सकते हो 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड, ठीक है, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड हो गए हैं। 18 तो ATP के हैं और 12 NADPH के हैं, आप प्लस करोगे तो आप 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि 6 CO2 से ही तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा ना, किसना C6H12O6, ठीक है। तो ये C6H12O6 इसको फिक्स करने के लिए जो एनर्जी अपनी आ रही है वो आपकी ये वाली आ रही है 30, ठीक है। तो ये है C3 साइकिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन पाथवे है ग्लूकोज सिंथेसिस का पेड़ों में, हर पेड़ में होता है, चाहे वो पेड़ C3 पेड़ हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो C2 साइकिल का हो या वो CAM पाथवे वाला हो, कोई भी पेड़ हो उसमें एक मोस्ट कॉमन पाथवे जो होता है C3 साइकिल होता है, वो जो कैल्विन साइकिल होता है, जो मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। इसमें रुबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है, RUBP फर्स्ट जो आप बोल सकते हो सबस्ट्रेट है जो पकड़ता है कार्बन को, CO2 को फिक्स करता है, एंड PGA प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे अपनी ये एनर्जी कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है C3 साइकिल, ये ओवरऑल C3 साइकिल है। एक बार आप इस पूरे C3 साइकिल का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, है ना। और एक बार आप क्या करेंगे, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि आपको ये C3 साइकिल समझ में आया है क्या। इसके बाद में आपको जो भी आपका क्वेरीज एंड डाउट्स रहते हैं कि भाई कहीं आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उनको डाउट्स को सबको क्लियर कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको ये C3 साइकिल जो है समझ में आया होगा। और क्या करना है आपको, सभी बच्चों के साथ 12th क्लास का, 11th क्लास का, नीट की प्रिपरेशन का और BSc का, BSc बॉटनी भी, BSc जूलॉजी भी, दोनों में ये कॉमन है अपना, है ना। वैसे तो बॉटनी का टॉपिक है, लेकिन जो भी बच्चे आप नीट से हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और जिनको भी C3 साइकिल में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर उन तक जाना चाहिए ये वीडियो, ताकि अगर उनका जो कन्फ्यूजन है वो अगर हमारे या आपकी हेल्प से क्लियर हो जाए तो क्या बेनिफिट, क्या अपने को नुकसान है ना। बेनिफिट कुछ नहीं है, देखो बेनिफिट सिर्फ इतना ही है मुझे कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ या फिर मेरा जो समझाया हुआ आप में से किसी को भी समझ में आता है तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को आगे बढ़ाने में मैंने 1 स्टेप दिया, है ना। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना है। और हाँ, चैनल पे नए हैं, उन्नति इन जूलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में, अभी नेक्स्ट C3 साइकिल आज मैंने पढ़ाया है, C4 साइकिल, C2 साइकिल, CAM पाथवे और प्लांट फिजियोलॉजी के और भी टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, जो कि आपके BSc के लिए भी, नीट के लिए भी, या आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबके साथ आपको शेयर करना है और हाँ मुझे सपोर्ट करना है प्लीज़, ताकि मेरा भी कुछ थोड़ा सा ये हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिले अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद, एंड होने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन ज़रूर कर देना कि आपको कैसा लगा है, समझ में आया है, नहीं आया है, कोई आपको दिक्कत है या कुछ भी मुझसे ऐसा है कि भाई मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, या और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो देने हैं, है ना, वो सब आप बताएंगे इसमें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।